हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आज भी नॉलेज सेक्शन है, राइट। और जो है मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चल रहा है। फ्रीडम कूपन कोड 60% डिस्काउंट, यू कैन चेक ऑन इन्वेस्ट इन वेबसाइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो S&P 500 और डॉ इंडस्ट्रियल जो है वो थोड़ा गिरा है। नास्डैक जो है वो रफली फ्लैट रहा, राइट। बेंचमार्क जो है बॉन्ड यील्ड्स वो ऑलमोस्ट 15 ईयर के हाई पे हैं, चल रही, और वो ऑलमोस्ट सेटल हुई है। और वो रीजन डेफिनेटली रहे हैं क्योंकि मोस्टली अब इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं ये कुछ टाइम और रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से कमेंट्री भी आ रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे फेड के जो बर्किन, मतलब जो फेडरल रिजर्व में मिस्टर बर्किन है, थॉमस बर्किन करके वहाँ के रिचमंड के फेड प्रेसिडेंट हैं, राइट। तो उन्होंने भी ये बोला है कि भाई देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इकोनॉमी है वो रीएसलरेट करे, राइट। क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिटेल सेल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर आ रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी काफी इंप्रूव हो रहा है। तो सब चीजें के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो हाई रहेगी, ठीक है, और इकोनॉमी भी ठीक रहेगी। तो दोनों चीजें चल रही हैं। तो अगर इकोनॉमी ठीक है और इन्फ्लेशन हाई है तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कम करना बहुत ही अनलाइकली है। मतलब इससे इन्फर किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज मार्केट भी इस चीज को समझ रही है और इसीलिए जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ रही है कि भाई वो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स हाई ही रहने वाले हैं कुछ टाइम तक, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे पड़ने ही वाला है। हाई इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस बॉन्ड यील्ड में है तो जब 4-4, 4.5% यूएस की बॉन्ड यील्ड, मतलब वहां के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, विच इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द, ठीक है, उसमें मिल रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो कहेंगे वहीं मिल रहे हैं वहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। तो पैसा निकलेगा स्टॉक मार्केट से, वो एक एक्सपेक्टेड रहता है। और इसकी वजह से ही मार्केट, अगर हम लास्ट इस वीक देखें, लाइक अभी तक, तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 1% से गिर चुका है यूएस मार्केट। और इंडियन मार्केट में भी थोड़ी बिकवाली चालू है, मतलब काफी ज्यादा वो इस तरह से चल रहा है कि नेगेटिव साइकिल्स कॉनोटेशन से ही चल रहा है, बिकॉज एफआईएस पैसा थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। तो यही चीज जो है हर जगह चलती है। और इसी तरह से जबकि इसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल पे भी चल रहा है, क्योंकि एक तो चाइना की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है। तो इवन दो जो है, मतलब मिडिल ईस्ट ओपेक कंट्रीज जो है वो कम कर रहे हैं अपनी सप्लाई ऑफ ऑयल, उसकी वजह से उन्होंने बढ़ाया है प्राइस। $75 से ऑलमोस्ट $85 पहुंच गया था, बट फिर से गिरना स्टार्ट हो गया है। मेजर रीजन कि भाई जो चाइनाज इकोनॉमी है वो भी अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। यूएस इकोनॉमी इवन दो इट इज डूइंग वेल, बट इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहेंगे तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि आगे जो है फिर उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल करंटली मार्केट्स पे इम्पैक्ट कर रही है। और मार्केट अभी तक एक थोड़ा सा उनको डायरेक्शनल नहीं ले रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, ये जो इन्फ्लेशन है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। काफी सारा डिफरेंट मिक्स्ड कमेंट्री है। और इस वजह से मार्केट्स भी काफी ज्यादा फेड की कमेंट्री, अभी शायद फ्राइडे को यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं उनकी कुछ स्पीच है वहां पे, तो उस पे भी लोगों का थोड़ा ध्यान है कि भाई मार्केट का, कि वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, और बढ़ाने की बात करते हैं या नहीं करते। तो यही काफी ज्यादा फोकस जो है ओवरऑल यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट इस चीज पे चल रहा है। एक और न्यूज आई कि एसएफपी ने जो है मल्टीपल यूएस बैंक्स को फिर से मतलब पहले तो फिच ने किया था, मूडी ने किया था, सॉरी, जो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड किया था, मैंने ही किया था लास्ट वीक, यूएस के काफी सारे रीजनल बैंक को। अब एसएनपी ग्लोबल ने भी वो चीज की है। उन्होंने लेकिन पॉजिटिव कमेंट्री दी है कि भाई ये जो ओवरऑल काफी इंप्रूव हो रही है, बट कुछ कुछ बैंक्स हैं जिनका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट हो रहा है उनको, राइट। बट ओवरऑल बैंक्स की जो है कंडीशन उन्होंने कहा है कि ठीक ठाक है। तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा। देयर वर फ्यू बैंक्स व्हिच केम इन दैट, इनकी रेटिंग कट हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल मार्केट पे थोड़ा सा रहा। उसके बाद ऑयल प्राइसेस, जैसे मैंने बताया, वो कम हो गए हैं। यूके का फैक्ट्री आउटपुट जो है वो ड्रॉप हो रहा है फास्टेस्ट रेट इन ऑलमोस्ट 3 years, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है यूके का, इट इज नॉट वेल, ठीक है। तो उसका भी इम्पैक्ट जो है ओवरऑल वहाँ की इकोनॉमी पे चल रहा है, बिकॉज आउटपुट, मतलब कोविड-19 के बाद वो कह रहे हैं कि सबसे फास्ट जो है आउटपुट वॉल्यूम्स वो गिर रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है वर्ल्ड में, मतलब सप्लाई चेन्स इंप्रूव हो रही है, नॉट इकोनॉमी, तो उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद आगे आने वाला है।
अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि एसबीआई जो है उन्होंने एक एनालिसिस किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो अप्रैल से जून है 8.3% से बढ़ेगी। ठीक है, और ओवरऑल FY24 में 6.7% का उन्होंने अब एस्टिमेट दे दिया है। जो मोस्टली एस्टिमेट्स मार्केट में IMF वगैरह के चल रहे हैं वो 6.1 6.2 के चल रहे हैं, राइट। और जो काफी ज्यादा गवर्नमेंट के जो RBI गवर्नमेंट के आ रहे हैं वो 6.5 आ रहे हैं। अभी इन्होंने 6.7% कर दिया है कि FY24 में एक्सपेक्टेशन ऑफ GDP, तो वो बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। पहले मैं बताऊं 5.9 5.8 से स्टार्ट हुआ था, फिर 6.1 6.2 चला गया, अब ये 6.7% का नंबर जो है मार्केट में आया है। तो कंसिस्टेंटली एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और यही चीज लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा वो बढ़ी है। ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि हायर इन्फ्लेशन इज कमिंग इन कमिंग मंथ्स। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, ठीक है, उस वो आगे कुछ महीनों में और बढ़ सकती है। मेजरली रीजन जो उन्होंने दिए हैं वो डेफिनेटली मॉनसून से रिलेटेड दिए हैं कि मॉनसून काफी स्क्यूड रहा है, कुछ जगह बहुत ज्यादा रहा है, कुछ और ओवरऑल अभी तक अगस्त में बिलो नॉर्मल रहा है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट दे आर सेइंग कि उसका इन्फ्लेशन पे कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स पे हमारे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ग्लोबली भी हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज सप्लाई चेन स्पेशली फूड से और जैसे रशिया और यूक्रेन से जो आते हैं वहां से भी कुछ कुछ इशूज उनके हैं, राइट। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि भाई इन्फ्लेशन जो है अभी भी आपने देखो जुलाई में 7.4% इन्फ्लेशन आया, विच वॉज 15 मंथ्स। तो वही थोड़ा सा उनको एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा या रहेगा, आगे हाई रहेगा, मेजरली बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस। बैंकिंग सिस्टम जो है उसकी लिक्विडिटी स्लिप हो गई है डेफिसिट में फर्स्ट टाइम में FY24। तो डेफिसिट में चली गई है, तो मतलब ये है कि शायद हमारे FD के इंटरेस्ट रेट बैंक सब बढ़ाएंगे बिकॉज दे वांट मोर मनी, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट। तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम की थोड़ी कम हो गई है, मेजरली बिकॉज CRR रेशियो जो है वो एक इंक्रीमेंटल CRR रेशियो की वजह से, उसकी वजह से लिक्विडिटी थोड़ी विड्रॉ हुई है मार्केट से। जैसे इंक्रीमेंटल CRR रेशियो जो RBI ने लगाया, राइट, तो उसकी वजह से जो अगस्त 10 में लगाया था, तो उसकी वजह से वो लिक्विडिटी थोड़ी सी नेगेटिव में चल रही है। अब हम अगर अदर न्यूज देखें, ओवरऑल इंडियन मार्केट्स के बारे में देखें, तो इंडियन मार्केट्स जो है डिफाइस मार्केट बोले, मतलब स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अभी भी इंडियन मार्केट्स में चल रही है। ठीक है, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर हम मेजर इकोनॉमीज देखें, राइट, तो मेरे पास एक चार्ट है सामने फ्रॉम मनी कंट्रोल। तो उन्होंने बताया कि अगस्त में 1100 मिलियन मतलब $1.1 बिलियन इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आया है। लेकिन यही चीज अगर हम ताइवान के साथ करें कंपेयर, तो वहां पर $3.9 बिलियन निकले हैं, ब्राजील से $1.7 बिलियन निकले हैं, साउथ कोरिया से $1 बिलियन निकला है। ठीक है, इंडिया में पॉजिटिव है, राइट। तो इवन मार्केट्स मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं US वगैरह में, वो सब चीजें हो रही है, फिर भी थोड़ा बहुत इंडिया में पैसा आ रहा है बिकॉज देयर इज नो गुड मार्केट राइट नाउ। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस FII को अट्रैक्ट कर रही है कि भाई देयर इज नो गुड ऑल्टरनेट करेंटली। ठीक है, और चाइना में मेजर क्रेडिट रेटिंग इशूज हो रहा है वहां पर जो रियल एस्टेट कंपनीज के साथ, राइट। ओवरऑल इकोनॉमीज के जो नंबर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजों की वजह से इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है, राइट। और ये चीज डेफिनेटली US जो कि हाई है, इवन दो, फिर भी इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत FIIs का पैसा आ रहा है, जबकि इस सब जगह से बाहर निकल रहा है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था फ्रॉम एयरटेल के पेमेंट बैंक के MD का। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें स्मॉल बैंक नहीं बनना है, हमें पेमेंट बैंक बन के ही रहना है, क्योंकि मोस्टली पेमेंट बैंक क्रेडिट नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, राइट। तो इस वजह से सभी चाहते हैं, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं पेमेंट बैंक से, जैसे पेटीएम भी है, एयरटेल भी है, कि सभी चाहते हैं कि भाई हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाए जहां पर हम लोन दे पाए, ताकि क्योंकि पैसा वहीं से बनता है। लेकिन दे सेड नो कि मतलब हमें नहीं करना है ये, हमें हमारे लिए यही वर्क करता है, पेमेंट बैंक ऑप्शन ही हमारे लिए वर्क करता है, उसी में हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। और मतलब उन्होंने इवन IPO की भी बात की कि हम सोच सकते हैं कि अभी तो 2-3 साल तक तो कोई प्लान नहीं है, बट हम सोच सकते हैं कि पेमेंट बैंक को सेपरेटली जो है लिस्ट करें। तो ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। और एयरटेल एंड पेटीएम का आई थिंक वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल्स रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक्स के, बिकॉज पेमेंट बैंक्स ओवरऑल काफी सारे लाइसेंस दिए थे बट इट डिडंट वर्क आउट मच ओवरऑल। ठीक है, तो यही एक दो ही अच्छे सक्सेसफुल मॉडल रहे हैं जिन्होंने जो थोड़ा बहुत
अच्छा कर रहे हैं उसमें। तो उसमें भी मोस्टली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑप्शन मिलेगा तो दे विल गो, बट दे डिडंट। वो इंटरेस्टिंग है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक्सक्लूजन था निफ्टी 50 और सेंसेक्स से, वो पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, टू अगस्त 28, मतलब मॉर्निंग 29 अगस्त को नाउ जो है वो एक्सक्लूड होंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। उसका रीजन जो दिया गया है कि लगातार 2 दिन का लोअर सर्किट के बाद ये वो इसकी वजह से 2 दिन से लोअर सर्किट लगा हुआ है, उसकी वजह से वो एक्सटेंड हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये था 28 अगस्त को ही रिलायंस की एजीएम है, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करने क्या वाला है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करने वाले हैं, तब वो जो है उसमें उसका डिटेल जो है सामने आएगा। और 29 अगस्त को जो है ये एक्सक्लूड होंगे, तो उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रह सकता है। पेटीएम के स्टॉक पर थोड़ी सी बढ़ाई, मतलब उन्होंने क्या एनुअल रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2-3 बार यूज किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर स्टार्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर स्टैक, मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए, तो दे आर प्लानिंग टू मेक दैट, ठीक है। और मेजरली उन्होंने कहा है कि इट विल हेल्प वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कैप्चर पॉसिबल रिस्क एंड फ्रॉड्स, ठीक है। तो उस थॉट प्रोसेस से दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा और एक्सपोर्टर भी बनना चाह रहे हैं पेमेंट टेक्नोलॉजी का, राइट। तो इंडिया में पेमेंट टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ पर्सपेक्टिव, दे आर प्लानिंग टू बिकम अ एक्सपोर्टर एज वेल। वो भी इंटरेस्टिंग था। बाकी म्यूचुअल फंड्स के एक न्यूज आई थी कि फ्रैंकलिन जो टेम्पल्टन का है वो कंप्लीट हो गया है उनका एसेट सेल। तो ओवरऑल जो है इन्वेस्टर ने जो 6 स्कीम्स बंद हुई थी, इसमें 27,508 करोड़ रुपए नुकसान हुआ था, वो 9% हायर, मतलब 9% के रिटर्न के साथ ओवरऑल फ्रैंकलिन का पैसा पूरा वापस आ गया है। तो दे हैव सेड कि इट इज नाउ कंप्लीट। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो उनका ये सारा देख रहा था, दैट इज कंप्लीट, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। ओवरऑल इट इज वेरी गुड न्यूज कि भाई फ्रैंकलिन, मतलब एज सच ये नहीं कहा जा सकता कि अरे वो फ्रॉड था, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, डेफिनेटली इट वाज अ प्रॉब्लम, इट बहुत सारे लोगों को इशू हुआ उसकी वजह से, बट ओवरऑल पीपल गॉट देयर मनी बैक एंड विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो एक काफी पॉजिटिव ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा है कि हाँ, क्योंकि काफी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया था ना कि क्या कर रहे हैं, क्या इनके ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी है, कैसे मैनेज कर रहे हैं पैसा, ये सब। बट ओवरऑल ये चीज हुई कि पॉजिटिव रहा ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कि ठीक है, पैसा वापस भी आ गया और इंटरेस्ट के साथ वापस आया है, ठीक है। तो 9% के साथ ओवरऑल वापस जो है उन्होंने दिए हैं पैसे, तो इट इज रिसेंटली गुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हम नॉलेज सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग, फिल फिशर, आपको पता होगा फिल फिशर कौन है। फिल फिशर एक राइटर है, ठीक है, और एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, मतलब पुराने। वॉरेन बफे भी उनके बारे में काफी बात कर चुके हैं काफी बार, मतलब जो बर्कशायर में काफी सारे एम्प्लॉइज बोलते हैं कि वॉरेन बफे की दो लोग जो बेंजामिन ग्रैहम और फिल फिशर, ये दो लोगों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं इन हिज स्टॉक सिलेक्शन, राइट। और उनकी जो बुक है अनकॉमन स्टॉक्स कॉमन मिस्टेक्स समथिंग लाइक दैट, तो वो भी काफी फेमस बुक है उनकी। उनके एक इंटरेस्टिंग मेरे को एक चार्ट मिला जिसमें उन्होंने बताया कि स्टॉक बाय करने की एक चेकलिस्ट क्या है, वो क्या सोचते हैं और क्या क्या देखते हैं। तो 15 पॉइंट्स हैं उसमें, इंटरेस्टिंग, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। तो ये एक है, अगर आपको व्यूज ही में इंटरेस्ट था तो आप मतलब छोड़ के भी जा सकते हैं सेशन को। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा पॉइंट 1, व्हाट टू बाय, राइट, स्टॉक्स में क्या क्या है। डज कंपनी हैव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद सफिशिएंट मार्केट पोटेंशियल टू मेक पॉसिबल, कि बहुत बड़ा इंक्रीज हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज है क्या कि बहुत बड़े हो सकते हैं इन फ्यू ईयर्स, इन सेवरल ईयर्स, ठीक है। मतलब एक स्केलेबिलिटी है क्या उनके प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट वो अच्छा कर रहा हो कंसिस्टेंट, अभी अच्छा कर रहा हो कुछ टाइम के लिए, हाँ यार 1-2 साल के लिए अच्छा, बट क्या वो एक सेवरल ईयर्स तक कि हाँ यार ये एक मतलब $100 बिलियन आइडिया है क्या, समथिंग ऑन दोज लाइंस। वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका वो बहुत जरूरी है। गवर्नेंस, हमारे 5G मॉडल में भी गवर्नेंस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। तो वहां पर भी इन्होंने भी, अगर आप पॉइंट देखेंगे तो गवर्नेंस के बहुत सारे पॉइंट्स है। पहला तो एक मोट की तरह बात कर सकते हैं कि कंपनी के पास प्रोडक्ट कैसे हैं, राइट। सेकंड है, डज द कंपनी मैनेजमेंट हैव ए डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू डेवलप प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, ठीक है। तो मतलब मैनेजमेंट के पास डिटर्मिनेशन है क्या, गवर्नेंस कैसा है कि हाँ भाई नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपने करंट प्रोडक्ट्स को, राइट। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। That will increase sales potential and growth potential. Current attractive products जो है वो एक्सप्लॉइट हो गया, करंट प्रोडक्ट्स है उसका तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है
क्या ये कर पा रहे हैं क्या हिस्ट्री में और आगे किया कर सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है ओवरऑल कंपनी का, ठीक। तो ओवरऑल सर्विसेज में कि भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है। ऑब्वियसली यूएस स्पेसिफिक इंडिया में ज़्यादा नहीं होता, कॉपी करते हैं, बट स्टिल मार्केट के हिसाब से क्या रिसर्च करके क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो भी कैसा है। कंपनी है अबव एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इस सेल्स जो कर रहे हैं उनका बेटर है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अबव एवरेज है क्या। डज द कंपनी हैव अ वर्थवाइल प्रॉफिट मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट फोकस अगेन हमारा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा है या नहीं। ऐसा नहीं हो बिल्कुल ही एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन और बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहता है ये, बट स्टिल वो प्रॉफिट मार्जिन सस्टेनेबल है, उसको बढ़ सकता है क्या, राइट। व्हाट इज द कंपनी डूइंग टू मेंटेन या इंप्रूव प्रॉफिट मार्जिन। अभी मतलब मैं कल ही देख रहा था, क्या कहते हैं कुछ मानने वाले जो कंपनी है, राइट, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास। तो हमारा सबसे बड़ा डिस्कशन मतलब जब हम मॉडल पोर्टफोलियो का भी करते हैं और वो लोग उसको रिव्यू करते हैं, वो यही है कि क्या ये सस्टेन हो सकता है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, राइट। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि यार प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं बट वो और इम्प्रूव हो सकते हैं, सस्टेन हो सकते हैं या फिर अच्छे नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट मार्जिन से पता चलता है उनका मोड क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है। मतलब कुछ तो अच्छा होगा ना, जब भी तो वो प्रॉफिट मार्जिन एक हेल्दी होगा कंपनी के अंदर या कॉम्पिटिटर से बेटर होगा, ठीक है। तभी मतलब कुछ तो स्ट्रेंथ है कंपनी में, जब भी हाई प्रॉफिट मार्जिन वो ले रही है। डज द कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशनशिप, राइट। ओवरऑल जो एम्प्लॉयज हैं वो रह रहे हैं क्या कंपनी में, ज्यादातर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं टर्नओवर, तो एम्प्लॉय टर्नओवर तो नहीं है। डज द कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, टॉप मैनेजमेंट कैसा है, उनके साथ रिलेशनशिप कंपनी का कैसा है, वो भी लॉन्ग टर्म से है या नहीं है, राइट। तो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स है फ्रॉम गवर्नेंस। डज द कंपनी हैव डेप्थ टू इट्स मैनेजमेंट, राइट। डेप्थ है क्या, एक आदमी तो नहीं चला रहा है, बहुत सारे लोग, गुड सक्सेशन प्लान, तो वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ गुड आर द कंपनीज कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल्स, राइट। फिर हमारा जो क्या कहते हैं जो एनालिसिस होता है, जो फॉरेंसिक एनालिसिस हम करते हैं, राइट, फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव, तो उससे पता चलता है कि ओवरऑल कंपनी के कॉस्ट एनालिसिस अकाउंटिंग कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे कुछ इश्यूज आते रहते हैं कि आपके ऑडिटर ने छोड़ दिया, ये चल दिया, तो वो सब चीजें यहाँ पे ज्यादा ना। Are there other aspects of the business somewhere particular to the industry involved which will give investors important clues as to how outstanding the company may be to the sector? तो कंपनी कंपटीशन से इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, कितनी जबरदस्त है, उसके मोड्स क्या हैं, राइट, कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, वो बहुत जरूरी है आपको जानना। डज द कंपनी हैव अ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज आउटलुक इन रिगार्ड टू प्रॉफिट्स, राइट। तो प्रॉफिट ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म, हाँ बस यार नेक्स्ट क्वार्टर का है, लॉन्ग रेंज एक प्लान है। काफी सारी कंपनी 5 ईयर 3 ईयर 2 ईयर प्लान देती है, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। In the foreseeable future, when the growth of the company requires sufficient equity financing, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग अगर होती है तो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको नए स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, तो उनका तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को बहुत ज्यादा इक्विटी फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो भी नुकसान होता है। डज द मैनेजमेंट टॉक फ्रीली टू इन्वेस्टर्स, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आपके साथ कौन कॉल्स हो रही है, क्या ढंग से बात हो रही है, क्या अच्छे से ढंग से आंसर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा स्किप कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं आंसर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। डज द कंपनी हैव अ मैनेजमेंट ऑफ अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी, राइट। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं, सबके अलग अलग होते हैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये सब फैक्टर्स जो है कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं व्हेन दे आर बेसिकली बाइंग और बेसिकली रिव्यूइंग अ कंपनी, ठीक है। और ये काफ़ी सारे हमारे जो 5G फैक्टर्स हैं हमारे स्टॉकोमीटर पे जो हम रिव्यू करते हैं, तो इन सबको डेफिनेटली कंसिडर करते हैं, बट कई बार अलग से लिस्ट होती है तो थोड़ा सा दिमाग और इम्प्रूव होता है, समझता है हाँ यार ये चीज़ तो मिस नहीं कर रहा हूँ मैं। दैट इज वाई आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत मेहनत से बॉन्डिंग मोड के वीडियो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा अगर आप स्प्रेड कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।